हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हमने फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स उसका पहला पार्ट हमने कवर कर लिया था और उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम सेकंड वीडियो में पूरा फरवरी का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। इसमें स्पोर्ट्स आएगा, पत्र पत्रिकाओं के सार आएंगे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो आइए देखते हैं और आप इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए और आपको आने वाले एग्जाम्स में इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी नियुक्त हो गए हैं। तो अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति की है। फिलहाल बस इतना ही है, आगे देख लेते हैं। आनंद कुमार को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। तो यूएई की सरकार ने सुपर 30 संस्था के संस्थापक आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा देने की मंजूरी दी है, जो है AIITN बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर गोल्डन वीज़ा की शुरुआत यूएई ने वर्ष 2019 में की थी। यह एक दीर्घकालिक नवीकरण योग्य निवास वीज़ा है जो 5 या 10 वर्ष के लिए वैध होता है। यह वीज़ा किनको दिया जाता है? उन्हें दिया जाता है जो यूएई में लंबे समय तक निवास कर सकते हैं और वहां रहकर पढ़ाई और काम कर सकते हैं। फिर मियो ओका भारत में एडीबी की नई निदेशक। तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में मियो ओका को भारत में बैंक के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने ताकेओ कोनिशी का स्थान लिया है। फिर एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। फिर आगे देख लेते हैं। मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सिर्फ नाम याद रखिएगा, मैचिंग में कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर जस्टिस विजय बिश्नोई गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये देख लीजिए। रितु बहारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है, तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रितु बहारी जिन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। फिर आगे देख लेते हैं। संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन एवं MD नियुक्त किए गए हैं। सिर्फ नाम देख लीजिए और कहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर संजय वर्मा UPSC के सदस्य नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा UPSC के बारे में लिखा है तो वो देख लेते हैं। तो UPSC का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या वो 65 वर्ष तक का, तो जो भी पहले होगा वहाँ तक उनका कार्यकाल होता है। ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत, मैचिंग में भी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। फिर अगला फैक्ट है कि लोचन सिंह पठानिया मुख्य हाइड्रोग्राफर नियुक्त किए गए हैं। तो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने 1 फरवरी 2024 को भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है। अब हाइड्रोग्राफी क्या है? तो हाइड्रोग्राफी एक अप्लाइड साइंस की एक शाखा है जिसमें रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य सभी सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो फिर आगे देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति। 16वें वित्त आयोग के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इसमें से सारे सदस्य जो हैं पूर्णकालिक नहीं है, 3 पूर्णकालिक हैं और 1 अंशकालिक हैं। मान लीजिए कोर्ट में दे देंगे तो ये ध्यान रखिएगा, तो कूट में ऐसे आ सकता है। नियुक्त किए गए पूर्णकालिक सदस्यों में अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष शामिल हैं। नाम जानकारी के लिए रखिए और याद भी रखिएगा। फिर वहीं सौम्यकांति घोष को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य बनाया गया। तो अंशकालिक सदस्य कौन बने हैं? सौम्यकांति घोष। फिर सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में आयोग का गठन है। तो जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो अरविंद पनगड़िया हैं और जो सचिव हैं वो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत किया गया है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देना होता है। अनिल कुमार ट्राई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ट्राई का फुल फॉर्म देख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई का जो अध्यक्ष चुना गया है वो किसे चुना गया है? अनिल कुमार को। अब ये 3 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लाहौटी को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, ठीक है। जहाँ से इनकी नियुक्ति हुई है वहाँ से 3 साल तक। फिर रणजीत कुमार अग्रवाल ICAI के अध्यक्ष। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने CA रणजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और CA चरणजोत सिंह नंदा को उपाध्यक्ष चुना है। फिर आगे देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ आर्मी स्टाफ। तो थल सेना के उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने थल सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
तो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का पद किसने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। नाम याद रखिएगा। फिर गिरिधरन शिवरामन, ऑस्ट्रेलियाई एचआरसी के नस्ल भेदभाव आयुक्त। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख भारतवंशी वकील गिरिधरन शिवरामन को ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है? गिरिधरन शिवरामन को। ये एक वहाँ के वकील हैं, भारतवंशी वकील हैं। फिर अभी आरओ का जो पेपर हुआ था, जो लीक हो गया था, तो उसमें पूछा गया था कि जो कुछ पर्सनालिटीज़ जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी क्रोनोलॉजी सेट करने को आ गया था। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मनोहर जोशी। तो मनोहर जोशी ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता, जिनकी मृत्यु जो है 23 फरवरी 2024 को हुई थी। सिर्फ डेट याद रखते हैं, मनोहर जोशी, ठीक है। ये पॉलिटिकल लीडर थे। फिर अमीन सयानी, प्रसिद्ध रेडियो प्रसारक तथा प्रसिद्ध शो गीतमाला के उद्घोषक अमीन सयानी का निधन हो गया है। कब हुआ है? 21 फरवरी 2024 को। आगे देख लेते हैं फली एस नरीमन। तो ये क्या है? ये कानूनविद थे, कानूनविद और अनुभवी वकील, ये एडवोकेट हैं। इनकी जो मृत्यु हुई है वो 21 फरवरी 2024 को हुई है। फिर आचार्य विद्यासागर महाराज, तो 18 फरवरी 2024 को जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हो गया था। अब यहाँ पे एक संलेखना टर्म है, तो ये देख लेते हैं कि संलेखना के माध्यम से इन्होंने देह त्याग किया है। संलेखना जैन धर्म की एक प्रथा है जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग किया जाता है। तो ये टर्म भी याद रखिएगा। फिर इम्तियाज कुरैशी, तो ये कौन है? ये भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं। 16 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया। फिर डॉक्टर उषा किरण खान, साहित्य अकादमी व भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान का जो निधन हुआ है वो 11 फरवरी को इनका निधन हो गया। उषा किरण खान ने भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, ठीक है, इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो इनकी कुछ जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। सृजनहार, पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, हसीना मंजिल समेत कई उपन्यासों की इन्होंने रचना की है उषा किरण खान ने। और डॉक्टर खान को 2011 में उनके मैथिली भाषा में लिखे गए उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर हेज गेनगॉब, तो हेज गेनगॉब ये नामीबिया के राष्ट्रपति हैं, इनका निधन हो गया है। फिर पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग, तो ये ध्रुपद गायक थे जिनका निधन हो गया है 10 फरवरी 2024 को। आगे देख लेते हैं ए रामचंद्रन। तो ए रामचंद्रन प्रख्यात चित्रकार हैं जिनका निधन 10 फरवरी 2024 को हो गया। आगे देख लेते हैं, तो ये है सेबेस्टियन पिनेरा। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे हैं फारूक नाज़की। तो ये क्या है? ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मीर मोहम्मद फारूक नाज़की का 6 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। फिर आगे पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने 2024 में किसको किसको दिया है? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आडवाणी को छोड़कर जो बाकी 4 हैं उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अभी तक सबसे अधिक 4 भारत रत्न पुरस्कार 1999 में दिए गए थे और अब तक इसे 53 लोग प्राप्त कर चुके हैं। फिर इनके बारे में दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर क्या हैं? ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने समानता, वंचितों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में योगदान दिया है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जो कि पॉलिटिकल लीडर। फिर चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री रहे हैं। PV नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री रहे जिनके समय में LPG आया। फिर MS स्वामीनाथन, तो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इन्हें भारत रत्न दिया गया है। फिर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, तो ये याद रखिएगा, इसमें 2 लोगों को दिया गया है। तो संस्कृत विद्वान जगतगुरु राम भद्राचार्य तथा प्रसिद्ध उर्दू गीतकार गुलजार को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। जगतगुरु राम भद्राचार्य तथा गुलजार को। गुलजार जो है, इनका प्रसिद्ध पूरा नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कार्य के लिए पहचाने जाते हैं। फिर आगे दिया है कि 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसके अंतर्गत 21 लाख रुपए की राशि, वाग्देवी की एक प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। फिर आगे, तो शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। तो ये किसे दिया गया है? ये शशि थरूर को प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आगे देख लेते हैं, प्यारे लाल को लक्ष्मी नारायण
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो संगीतकार हैं ये प्यारेलाल शर्मा, इन्हें लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साउथ इंडियन बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब दिया गया है। साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में जो 19वां IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण हुआ है, वहाँ पर उसने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का खिताब जीता है। अब IBA क्या है? तो IBA का गठन 26 सितंबर 1946 में हुआ था। IBA का गठन भारत में बैंकिंग मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में किया गया था। साउथ इंडियन बैंक एक प्रमुख प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के त्रिशूर में है। फिर बाफ्टा पुरस्कार, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। तो लंदन में 77 यानी 77 बाफ्टा सेरेमनी का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में। और बाफ्टा पुरस्कार 2024 में ओपनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें 7 में फिल्म को अवार्ड मिला। तो पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन था वो किस फिल्म को मिला? तो ये ओपनहाइमर को मिला। अब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। क्रिस्टोफर नोलन, चार्ल्स रोवेन और एमा थॉमस ये इनसे रिलेट करते हैं। फिर बेस्ट डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, इनकी मूवी थी ओपनहाइमर, इसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फिर आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट, अब लीडिंग एक्टर या बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सिलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन, जो कि इनकी फिल्म है पुअर थिंग्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2024, तो इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है और भारतीय संगीतकारों के एक फ्यूजन संगीत एक ग्रुप है इनका, शक्ति, ने दिस मूवमेंट के लिए, इनका गाना है दिस मूवमेंट के लिए, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। और इसमें 5 भारतीय संगीतकार हैं। वो कौन कौन से हैं? तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। तो ये पाँचों ऑप्शन देख के पूछ सकते हैं कूट में, तो याद रखिएगा इनके नाम। फिर आगे देख लेते हैं। PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, बस इतना याद रखिएगा, और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है, भारत को नवा गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो भारत को सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ये कहाँ हुई थी? अभी दुबई में आयोजित हुई थी। प्रतिष्ठित नवा गोवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार देता कौन है? तो ये UAE की सरकार द्वारा ये वार्षिक पुरस्कार है जो रचनात्मक और नई खोजों के लिए विश्व भर की केंद्रीय या स्थानीय सरकारी संस्थाओं को दिया जाता है। भारत ने AI संचालित सरकारी सेवाओं की श्रेणी में यह पुरस्कार हासिल किया, तो ये इस कैटेगरी में भारत को अवार्ड मिला है। और पुरस्कार के लिए भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित महत्वपूर्ण परियोजना आई रस्ते का विशेष उल्लेख किया गया है। फिर आगे है, निमहंस को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य यानी WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। तो ये कौन देता है? ये WHO प्रोवाइड करता है। फिर आगे देखते हैं, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डॉक्टर बीना मोदी को, ये मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन है। फिर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, इन्हें देख लेते हैं। यह है अभ्यास शांति प्रयास 4, तो नेपाल के सैन्य मुख्यालय में, ठीक है, शांति प्रयास 4 शुरू हुआ और इसमें भारत सहित 19 देशों के 1125 सैनिकों ने भाग लिया। तो इस युद्धाभ्यास में बहुत सारे देश शामिल थे। फिर मिलन 24 सैन्य अभ्यास, तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है विशाखापत्तनम में। इसमें भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में यह अभ्यास का आयोजन किया और इसमें 51 देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है। फिर अभ्यास वायु शक्ति, तो भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर के निकट पोखरण रेंज में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी आकाश से वज्रपात। फिर एक सैन्य अभ्यास दोस्ती, तो ये 3 देशों के बीच में हुआ, भारत, मालदीव और श्रीलंका, और ये द्विवार्षिक है, यानी हर वर्ष नहीं होता है, ये हर दूसरे साल होता है। कहाँ हुआ है? ये माले में हुआ है। तो सैन्य अभ्यास दोस्ती, भारत, मालदीव और श्रीलंका। और एक और फैक्ट है कि बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, तो ये याद रखिएगा। फिर कुछ चर्चित स्थल हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक है ये चुशुल, तो चुशुल क्या है? चुशुल लद्दाख के लेह जिले का एक गांव है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पे भारत और चीन के कमांडर स्तर की बैठक हुई थी इसलिए है, बाकी ये लद्दाख के लेह जिले का एक गांव है। फिर नूरग्राम, ये अफगानिस्तान में है और यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड हुआ है। यह क्षेत्र ज़्यादातर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस प्रांत की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। फिर एक है अवदीव्का, तो रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन, तो ये कहाँ है अवदीव्का? तो ये ईस्ट यूक्रेन में है अवदीव्का। यहाँ पर उसने नियंत्रण कर लिया है और 2023 में, मई 2023 में बाखमुत शहर पर रूस ने
नियंत्रण कर लिया था। तो ये 2 शहर दिए हुए हैं, अवदीवका जो कि ईस्ट यूक्रेन में है, एक है बाखमुत शहर, फिर है अवदीवका जो है ये डोनेट्स। ये नाम याद रखिएगा, ये भी यूक्रेन से रिलेटेड है कि एक क्षेत्रीय राजधानी है जो 15 मील की दूरी पर स्थित है। फिर फरवरी मंथ की कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो एक समंदर मेरे अंदर, ये किसकी है? संजीव जोशी की। फिर है ट्रिस्ट विथ अयोध्या, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये बुक है बलबीर पुंज की। फिर फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवार्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये है डॉक्टर मनसुख मांडविया की। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये है प्रोफेसर एस डी मुनी की। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। फिर फरवरी 2024 में महत्वपूर्ण दिवसों की सूची, ये देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसकी थीम भी पूछते हैं। तो इसकी थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है देखभाल अंतराल को समाप्त करना। फिर 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, जिसकी थीम है प्रेरणादायक परिवर्तन, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस मनाते हैं और इसकी थीम है दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। फिर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा, अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। फिर 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ये इन सब की कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे और उनकी थीम थी। अब आगे खेल देख लेते हैं। तो खेल में है टेनिस। तो पहला टॉपिक है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल का खिताब जीत लिया है और 43 वर्ष की उम्र में बोपन्ना का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले बोपन्ना सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं और ये भारत के हैं, ठीक है। और इस जीत के साथ ही बोपन्ना WTA रैंकिंग में अब विश्व के नंबर 1 डबल खिलाड़ी भी बन गए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो पुरुष एकल यानी पुरुष एकल में जो विजेता हैं वो जानिक सिनर रहे हैं, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल में आर्यना सबालेंका और उप विजेता रही हैं झेंग क्विन वेन। फिर पुरुष युगल तो ऊपर हमने देखा रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन और उप विजेता हैं सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावा सोरी। तो इसमें इंडिया रिलेटेड है तो ये पूरा देख लीजिए, इसमें उप विजेता भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर महिला युगल में हसीहिसु वेई और एलिस मर्टेस और उप विजेता रही हैं ल्यू डमिला किचोनोक और जेना ओस्टापेंको। अब आगे देख लेते हैं। फिर चेन्नई ओपन 2024, भारत के सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को चेन्नई ओपन 2024 एकल फाइनल में इटली के लुका नार्दी को 6-1, 6-4 से हराया। बस इतना याद रखिए कि इटली के लुका नार्दी को हराया है चेन्नई ओपन 2024 में भारत के सुमित नागल ने। फिर बैडमिंटन, तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ हुई है? ये मलेशिया में हुई है। तो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये मलेशिया में हुआ है और भारत ने इसमें थाईलैंड को हराकर विजेता बना है भारत इसमें। फिर इसी में आगे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि अनमोल खरब, तो अनमोल खरब किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से, कभी कभी खेल और उनके जो मतलब खिलाड़ियों के नाम उससे मैचिंग करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अनमोल खरब, तो अनमोल खरब ने निर्णायक मुकाबले में पोर्नपीचा चोइकीवोंग को हराकर भारत के लिए जीत दिलाई है। दूसरी इसमें भारतीय महिला टीम ने पहली बार कोई पदक जीता है इस चैंपियनशिप में और दूसरी तरफ भारतीय पुरुष टीम रही है जो क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई थी, ठीक है। फिर आगे हॉकी में देख लेते हैं। तो FIH हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप 2024, तो ये कहाँ आयोजित हुआ? ये ओमान के मस्कट में हुआ है और इस फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराकर खिताब जीता है। भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था, लेकिन जो फाइनल हुआ है FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप का, इसमें नीदरलैंड की टीम ने भारत को हराया, यानी भारत इसमें उपविजेता रहा और जो स्वर्ण पदक मिला है वो नीदरलैंड को, रजत पदक भारत को, कांस्य पदक पोलैंड को। इसमें सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी जो है वो रही हैं दीपिका सोरेंग। तो एक ही फैक्ट है जिसमें भारत रिलेट करता है, तो दीपिका सोरेंग सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी रही हैं और ये भारत से संबंधित है। फिर साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया है? फिलहाल ये ढाका में आयोजित किया गया और भारत को मेजबान बांग्लादेश के साथ इसका संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। फिर T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज तो कौन है?
ये पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं बाबर आजम। ये जो हैं इन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली टी20 क्रिकेट में प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन बनाए थे, और इसके बाद है रोहित शर्मा जिन्होंने दूसरे नंबर पर 10,000 रन पूरे किए हैं। फिर है अश्विन, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो रविचंद्रन अश्विन जो कि भारत से हैं, अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और यह अश्विन सबसे कम टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। फिर अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024, तो ये कहाँ हुआ है? ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट यानी मेन ओडीआई वर्ल्ड कप अंडर 19, और इसमें भारत को 79 रनों से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है और उप विजेता रहा है भारत। और ये कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में। फिर एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024, ये देख लेते हैं। तो ईरान के तेहरान में ये आयोजित की गई है। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, और इसमें भारत के पदक विजेता, इसमें बस इतना देख लिया कि भारत एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। चीन नंबर 1 पे रहा है, कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा है, और इसमें भारत तीसरे नंबर पर रहा है। फिर पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन, तो कहाँ आयोजित हुई है? ये लद्दाख में पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का दूसरा एडिशन संपन्न हुआ है। और इस मैराथन का उद्देश्य क्या है कि तेज़ी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियरों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है मुक्केबाजी। तो स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता, इसमें अमित पंघाल और सचिन सिवाच ने बुल्गारिया के सोफिया में 75 स्टैंडजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि मनदीप जांगड़ा ने इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। तो भारतीय मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा। इन्होंने वाशिंगटन के टॉपेनिस्ट सिटी में अमेरिका के गेरार्डो एस किवेवेल को हराकर अमेरिका स्थित NBA यानी नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का इंटर कॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। तो मनदीप जांगड़ा, ये नाम याद रखिएगा। फिर विविध में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? 31 जनवरी को समापन हुआ है चेन्नई में, और ये 4 शहरों में खेला गया है। तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे रहा है 158 पदकों के साथ। चौथी बार इस खेल प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर मेजबान जो होस्ट स्टेट था तमिलनाडु, तीसरे पर हरियाणा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं। इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में स्क्वैश को, किस खेल को पूछ सकते हैं किस खेल को पहली बार शामिल किया गया? तो स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था, और इस प्रतियोगिता में सिलंबम नामक स्वदेशी मार्शल आर्ट कला को एक प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित किया गया। फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। तो ये रचना कुमारी क्या है? ये हैमर थ्रोवर हैं। इन पर इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने, AIU ने 12 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूछ सकते हैं। तो रचना कुमारी पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा है, और इन्होंने क्या लिया था कि इनके डोप सैंपल में स्टेरॉइड स्टेनोजोलोल, मेंटाडिएनोन और डिहाइड्रोक्लोरो मिथाइलो टेस्टोस्टेरॉन और क्लेन ब्यूटोरोल पाया गया है। तो बेसिकली ये टर्म न्यूज़ में थे, तो इनको भी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले कि ये टर्म क्या है। तो ये स्टेरॉइड थे। फिर आगे कुछ, आगे वन लाइनर समसामयिकी देख लेते हैं। जो हमने पहले वीडियो में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं, उसी का यहाँ पे ये वन लाइनर देते हैं। तो देख लेते हैं कि 20 फरवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य दिवस मनाया है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना? तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। देश का पहला जनमन आवास किस राज्य में बना? बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे चुना गया है? नंद किशोर यादव को। गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है कहाँ? गुवाहाटी में हुआ है, 15 फरवरी 2024। डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ हुआ है, तो ये गुवाहाटी में हुआ है। फिर असम ने किस फल को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को असम ने आधिकारिक राज्य फल घोषित किया है। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो असम पहला राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। 4 फरवरी 2024 को किस राज्य की मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड। फिर 2 फरवरी 2024 को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? चंपाई सोरेन। फिर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो अभी वर्तमान में देखेंगे तो वो वहाँ से हार गए हैं। तो जनवरी की बात है। तो संबलपुर में किस एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो समलई मंदिर परियोजना। बस ये नाम याद रखिएगा। और ये कहाँ है? तो ये है ओडिशा में। फिर सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ये पंजाब ने शुरू की है, सड़क सुरक्षा बल की।
फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। तो भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 22 फरवरी 2024 को कहाँ आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष समग्र कल्याण केंद्र ये सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में स्थापित किया गया है। फिर आगे है कि 21 फरवरी 2024 को किस मंत्रालय ने जनजातीय विद्यार्थियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संयुक्त पहल की घोषणा की है? तो वो है आयुष एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय। फिर केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी 2024 को देश के पहले, अब ये पहला है तो याद रखिएगा, देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है उड़ीसा के संबलपुर में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान के पाली में किया गया है। विश्व का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली में किया गया है। फिर राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर समुदाय परिषद द्वारा नई दिल्ली में कब एक बैठक आयोजित की गई? 19 फरवरी 2024 को। फिर भारत में नागरिकों की देखभाल में सुधार करना, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की पुनर्कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र किस संस्था ने जारी किया है? तो नीति आयोग ने ये जारी किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने 16-17 फरवरी 2024 को जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, और ये आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ है लखनऊ में। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है कि नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कब किया गया? तो ये बस याद रखिए कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। फिर शिक्षा मंत्रालय ने किस पत्रकारिता और जनसंचार के अग्रणी संस्थान को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया है? तो यह है भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC। भारत ने वर्ष 2024-25 हेतु यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया है? तो भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया है भारत द्वारा। फिर आर्थिकी में देख लेते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो इरेडा और PNB के बीच में अक्षय ऊर्जा पहल को लेकर एक समझौता हुआ है, तो ये पूछ सकते हैं। तो इसमें इरेडा और PNB शामिल है। बैंक कौन शामिल है? पंजाब नेशनल बैंक। फिर दामोदर घाटी क्षेत्र में ट्यूब कोयला खानों के विकास के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ दामोदर घाटी निगम ने इतने करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और ये महारत्न कंपनी है। ठीक है। फिर देश में 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर दिसंबर 2023 में 8 प्रमुख उद्योगों ICI के सूचकांक में दिसंबर 2022 के सूचकांक की तुलना में कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 3.8%। फिलहाल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे देख लेते हैं। किस देश के साथ भारत की अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुई है? तो ओमान के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति बनी है भारत की। फिर आगे देख लेते हैं। किस देश ने हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय एकाधिक प्रवेश वीजा की व्यवस्था लागू की है? तो ये है दुबई। और फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119 यानी 119वां देश कौन सा है? ये है माल्टा। फिर भारत और रवांडा ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए किगाली रवांडा में संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की पहली बैठक कब आयोजित की? 8 फरवरी 2024 को। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति की मंजूरी दी है? तो वो है ईरान। फिर मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स, नाम याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं साइंस और टेक में। तो आदित्य L1 पर लगे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का पता लगाया है? तो कोरोनल मास इंजेक्शन का। तो ये भी पूछ सकते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन का पता किसने लगाया है? तो पापा नामक पेलोड ने। इंट्यूटिव मशीन द्वारा निर्मित कौन सा लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला पहला निजी कंपनी का अंतरिक्षयान बन गया है? तो ये है ओडिसियस। तो ये हमने पढ़ा भी था पहले वीडियो में हमने इसे कवर किया था डिटेल में। फिर भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC ने MSME और छोटे खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो पोर्टल का नाम है डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की एक घाटी का पता लगाया। इसे क्या नाम दिया है? एराटोस्थनीज। तो ये नाम दिया गया है। फिर केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है? सी केयर्स। तो सी से महिलाओं के लिए मत समझिएगा, ये सी केयर्स है, SHE नहीं, ठीक है। तो सी केयर्स जो है ये कोयला खान भविष्य निधि संगठन का एक पोर्टल है, उससे संबंधित है। फिर किस देश ने सिमोर्ग यानी फिनिक्स उपग्रह वाहक रॉकेट का उपयोग करके 28 जनवरी 2024 को एक साथ 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो सिमोर्ग फिनिक्स उपग्रह ये ईरान ने किया है।
फिर पर्यावरण पे देख लेते हैं। तो इंदौर के रामसर स्थल सिरपुर झील में, तो सिरपुर झील में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया 2 फरवरी 2024 में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSTS का जो आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसे शायद टेरी का आयोजित करता है। फिर इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर मीट का आयोजन हुआ है गोवा में। फिर आगे देख लेते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। पहले इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। और इस सूचकांक में भारत 41 नंबर पे है, तो ये पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। फिर 6 फरवरी 2024 को नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल योजना कार्यक्रम देख लेते हैं। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरैक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भोपाल में आयोजित किया। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया है? तो जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर यह पहल शुरू हुई है सिटीजन कॉर्नर। फिर आगे देख लेते हैं किस मंत्रालय विभाग द्वारा, ठीक है, किस मंत्रालय या विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया है? तो इसे शुरू किया है दूरसंचार विभाग DOT संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो सारथी पोर्टल का, सारथी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। 8 फरवरी 2024 को BPCL ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए किस पहल का अनावरण किया है? तो प्योर फॉर श्योर। तो ये किसकी है? ये BPCL ने किया है, ये याद रखिएगा। प्योर फॉर श्योर नाम भी याद रखिएगा और किसने शुरू की है ये भी याद रखिएगा। फिर खेल में देख लेते हैं। तो दक्षिण कोरिया के बुसान में विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराया था? हंगरी को। फिर थाईलैंड को हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारतीय महिला टीम ने जीता। 17 फरवरी 2024 को दोहा, कतर में कजाकिस्तान और एकातेरिना रायबाकिना को हराकर कतर ओपन किसने जीता है? तो पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने कतर ओपन जीता है। भारत ने किस देश को हराकर 4 देशों की सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? बांग्लादेश को हराकर ये चैंपियनशिप भारत ने जीती है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? इटली के जॉनिक सिनर। तो ये भी याद रखिएगा। आगे ये वाला सेगमेंट देख लेते हैं जिसमें पत्र पत्रिका यानी योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो यहाँ पर दिए होते हैं। तो आइए फिलहाल पहले योजना के देख लेते हैं। तो किस संगठन द्वारा यह कहा गया है कि कृत्रिम मेधा यानी AI वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और फिर आगे देख लेते हैं कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर एक है कि वह अवधारणा जहां प्रौद्योगिकी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसको कहते हैं इंडिया टेक इट अवधारणा। तो जहां पे जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी इंडिया को नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने में एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी, उसे इंडिया टेक इट अवधारणा कहते हैं। और इस अवधारणा को किसने कहा है? इसको कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि से कितना गुना अधिक बढ़ रही है? 2.5 से 2.8 गुना। और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक GDP में इसका कितना योगदान रहेगा? तो ये याद रखिएगा, ये आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक GDP का 20% योगदान देने के लिए तैयार है। फिर एक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के AI इंडेक्स। कौन निकालता है? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालती है AI इंडेक्स। तो इसमें बताया गया है कि भारत AI कौशल प्रवेश मामले में दुनिया में अग्रणी स्थान पर है। इसने किसको पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़कर अग्रणी स्थान हासिल कर लिया है। फिर प्रशासन एवं सार्वजनिक सेवाओं में AI। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1956 में जॉन मैकार्थी उनके द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर जेनरेटिव AI वर्ष 2030 तक भारत की GDP में कितना योगदान करने की क्षमता रखती है? $1.5 ट्रिलियन। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नव वित्त पोषित AI कंपनियों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। न्यू एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन क्या है? तो उमंग जो है ये न्यू एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है और इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिकों के लिए हवाई यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए कौन सा AI लॉन्च किया है? तो ये है DG यात्रा। और DG यात्रा बायोमेट्रिक आधारित है। आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया भाषणी पहल
किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है भाषणी पहल। विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों के लिए स्पीच टू स्पीच मशीन अनुवाद और यूनिफाइड लैंग्वेज इंटरफेस किस पहल के तहत विकसित किया जा रहा है? तो यह है डिजिटल इंडिया भाषणी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आगे देख लेते हैं, छाती के एक्सरे का उपयोग करके कौन सा एआई आधारित कोविड डिटेक्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो यह है ATMN एआई। और ATMN किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है DRDO ने। तो यहाँ पे ये संस्था है DRDO, इसे याद रखिएगा। फिर एआई संचालित वह कौन सी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जो किसानों को कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में समय पर स्थानीय सलाह देकर उनकी फसलों को सुरक्षा प्रदान में सहायता कर रही है? तो वो है कॉटन एस। फिर कॉटन ऐप कितने भाषाओं में उपलब्ध है? तो ये 9 भाषाओं में उपलब्ध है। असम सरकार ने विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किस एक एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो ये है शिक्षा सेतु। इसे असम सरकार ने डेवलप किया है स्टूडेंट और टीचर के बीच डिजिटल प्रेजेंस उसके लिए। फिर बैलेचली घोषणा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रहे। बैलेचली घोषणा एआई से रिलेटेड है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फिर जेनरेटिव एआई, ओपन एआई किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चैट जीपीटी ने। फिर कौन सा डेटा जो किसी नाम, प्रकार या संख्या जैसे टैग के साथ आता है? तो लेबल डेटा। कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? ये मानव मस्तिष्क से प्रेरित है। फिर जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल किस में हो सकता है? लेखन में हो सकता है, पठन में हो सकता है और चैटिंग में भी हो सकता है। सभी के लिए जिम्मेदार एआई पर चर्चा पत्र किसने प्रकाशित किया है? तो ये नीति आयोग प्रकाशित करता है। फिर सुवे नामक डिजिटल असिस्टेंट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सुवे नामक ये क्या है? एक डिजिटल असिस्टेंट है, इसे विकसित किया गया है एस्टोनिया द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लेते हैं पीएम जनमन। तो पीएम जनमन का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और इस योजना को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो यह योजना शुरू की गई है खूंटी झारखंड से। इस योजना को कब लॉन्च किया गया? तो 15 नवंबर 2023 को, क्योंकि 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और पीएम जनमन योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना। कितने प्रदेशों एवं केंद्र शासित राज्यों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं? तो 18। और पीवीटीजी की संख्या कितनी है? टोटल है 75 और ये 18 राज्य और यूटीज में पाए जाते हैं। फिर पीएम जनमन के अंतर्गत कितनी साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो 11 जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें 9 मंत्रालय सम्मिलित रूप से इस योजना को क्रियान्वित करेंगे। फिर ड्रोन में देख लेते हैं, भारत कब तक वैश्विक ड्रोन हब बनने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है? तो ये है 2030। फसल मूल्यांकन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किस ड्रोन का प्रयोग हो रहा है? तो यह है किसान ड्रोन। किस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है तथा लोगों को डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं? तो यह है पीएम स्वामित्व योजना। फिर उभरते ड्रोन स्टार्टअप्स के बीच ड्रोन एज अ सर्विस DRAAS को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो उस मिशन का नाम है मिशन ड्रोन शक्ति। किसके माध्यम से युवा ड्रोन प्रौद्योगिकी सीख रहे हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन नेटवर्क। अटल इनोवेशन मिशन कौन शुरू करता है? नीति आयोग। आगे देख लेते हैं कुरुक्षेत्र में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये दिया है कि 9 वर्षों में हमारे कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का हिस्सा 13% से बढ़कर कितना हो गया है? ये हो गया है 23%। तो ये डेटा है जो हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। 23% हिस्सा हो गया है। फिर 50,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का कृषि निर्यात कर हम विश्व मंच में किस स्थान पर हैं? तो 7वें स्थान पर हैं। कृषि निर्यात के मामले में हमारी पोजीशन जो है वर्ल्ड वाइड वो 7th पोजीशन पे है। कृषि भूमि के आधार पर भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का कृषि भूमि के आधार पर। 2047 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी लगभग 0.82 बिलियन। आगे देख लेते हैं, यूनेप की एक खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट आई है, 2021 में जारी की गई थी। इसके अनुसार कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थ खुदरा और उपभोक्ताओं द्वारा विशेषकर घरों में बर्बाद हो जाता है? तो 17%। और भोजन की हानि और बर्बादी वैश्विक खाद्य प्रणाली में कुल ऊर्जा उपयोग को कितने प्रतिशत है? ये है 38%। आगे देख लेते हैं कि भारत में गोदामों का स्वामित्व किनके पास है? तो जो गोदाम होते हैं सरकारी गोदाम, उनका स्वामित्व किनके पास है? तो यह है भारतीय खाद्य निगम FCI, केंद्रीय भंडारण निगम CWC या राज्य भंडारण निगम SWC। फसल कटाई के बाद सबसे अधिक नुकसान वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? यह है मछली पालन एवं अंडा। खाद्यान्न भंडारण किस सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने में सीधे सहायता करेगा? जो बफर स्टॉक है जो रखते हैं वो करेगा जीरो हंगर को, जो SDG है उसे उसमें ये हेल्प करेगा। फिर सतत विकास लक्ष्य जीरो हंगर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूख और कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करना, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों की कृषि उत्पादकता तथा आय को दोगुना करना।
आगे देख लेते हैं एफसीआई के बारे में। तो एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना हुई थी, जिसका लक्ष्य है सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसकी जो स्थापना है वो खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत की गई थी। आगे क्वेश्चन है कि वह सरकारी एजेंसी जिसे भंडारण अवसंरचना नेटवर्क के माध्यम से खरीद करने वाले राज्यों से उपभोग करने वाले राज्यों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम सौंपा गया है, तो वो है एफसीआई। फिर आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया अप्रैल 2020 में। प्राथमिकता वाले परिवार को कितना अन्न उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अन्न उपलब्ध कराया जाता है। और अंत्योदय अन्न योजना वाले लाभार्थियों को कितना मिलता है? तो इन्हें मिलता है 35 किलोग्राम प्रति परिवार। दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और जो शुरू की गई थी अप्रैल 2020 में कोविड के टाइम पे। फिर देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 5 साल की अवधि के लिए लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की परिकल्पना की गई है? तो यह है 81.35 करोड़, लगभग आधी आबादी को। आगे देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा का संस्थागत प्रबंधन। विश्व की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली कहाँ चलती है? तो चलती है भारत में। भारत सरकार का कौन सा उपक्रम खाद्य सुरक्षा का संस्थागत प्रबंधन करता है? तो ये करता है भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई हमने पीछे देखा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2013 में लागू किया गया था। फिर वर्तमान में भारत की खाद्यान्न के क्षेत्र में स्थिति कैसी है? तो यह आत्मनिर्भर एवं खाद्य अधिशेष वाला देश है। किस रोग रोधी उपचार द्वारा खाद्यान्नों को संक्रमण से मुक्त रखा जाता है? तो इनका नाम याद रखिएगा, एक है मेलाथियान और डेलामेथ्रिन। इनका पूछ सकते हैं कि यूज़ किस लिए होता है? तो इनका उपयोग होता है खाद्यान्नों को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। फिर किसके द्वारा धूमन के माध्यम से उपचार द्वारा खाद्यान्नों को कीटाणु रहित किया जाता है? तो एल्युमिनियम फास्फाइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये साइंस में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इनका यूज़ कहाँ पे होता है। फिर आगे देख लेते हैं सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ठीक है, और इसमें है किस प्रधानमंत्री द्वारा हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी? तो किसके टाइम पे शुरू हुई थी? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे ये शुरू की गई थी हरित क्रांति योजना। सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 31 मई 2023 को सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। खाद्य भंडारण अवसंरचना में उद्यमशीलता के अवसर। तो वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक क्या है? यह है खाद्य पदार्थों की बर्बादी। किस समिति का गठन भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन के लिए किया गया था? तो ये शांता कुमार समिति है, इसको पूछते भी हैं। तो इसका एफसीआई के रीस्ट्रक्चर के लिए गठन किया गया था। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत किसकी स्थापना में मदद की जाती है? तो ये होता है मेगा फूड पार्क, बड़े पैमानों पर कोल्ड चेन संरचनाएं, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं की वृद्धि एवं विकास, कृषि प्रसंस्करण। तो इन पे सारा काम किया जाता है इस योजना में। फिर वैश्विक खाद्य, अब इसमें देख लेते हैं भारत। यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं कि भारत विश्व कृषि में दूध और दालों के उत्पादन में किस स्थान पर है? प्रथम। दूध और दाल में भारत प्रथम नंबर पर है। फल, सब्जी, गेहूं और चावल, इसमें भारत दूसरे नंबर पर है। किसमें? गेहूं में, चावल में, फल में और सब्जी में। ये जो इंपॉर्टेंट है तो ये दूसरे नंबर पर है। भारत अनाज और अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब शुरू किया गया था? तो ये योजना शुरू हुई थी 3 मई 2017 को। कई योजनाएं देके ये क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछ लेते हैं। फिर एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2008 में इस योजना को शुरू किया गया था। ऑपरेशन ग्रीन का सर्वप्रथम उल्लेख किस बजट में किया गया था? 2018-19 का जो बजट था उसमें ऑपरेशन ग्रीन का उल्लेख किया गया था। और ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत टॉप यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के लिए की गई थी। फिर विज्ञान प्रगति में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आए हैं, उन्हें देख लेते हैं कि COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का जो COP 28 है उसका आयोजन हुआ था UAE के दुबई में। और किस कोष के संचालन संबंधी समझौता, कभी कभी जैसे पूछा जाता है कानकुन सम्मेलन में क्या हुआ था, है ना? तो इसमें यह है लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड कहाँ बना है? ये हुआ है COP 28 सम्मेलन जो कि UAE के दुबई में हुआ था, वहाँ पर इसका उसकी स्थापना की गई है, नुकसान एवं क्षति कोष की। द ग्लोबल क्लाइमेट 2011-2020 अ डिकेड ऑफ एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। आगे देख लेते हैं कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी तथा सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु किसे मूलभूत घटक के रूप में उपयोग किया जा रहा है? तो किया जा रहा है ग्लोबल स्टॉक टेक, है ना? फिर COP 28 में प्रारंभिक पहल के रूप में 60 से अधिक देशों ने किस प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किए हैं? जो इसमें आगे डिटेल दी है कि 2022 के स्तर की तुलना में 2050 तक
वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन यानी कूलिंग शीतलन संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम कर सकने में सक्षम होगा। तो ये है वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, ग्लोबल कूलिंग प्लेज, है ना? ये कॉप 28 में हुई है और इसमें क्या करना है कि 2022 के स्तर की तुलना में 2050 तक 68% कम कर सकने में सक्षम होना है, ऐसा इसमें ओथ में है। फिर कॉप 28 में ही सम्मेलन के अध्यक्ष देश यूएई ने, ये दुबई में हुई थी, तो यूएई ने $30 बिलियन के किस फंड के निवेश की घोषणा की जो जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई हेतु जारी किया जाएगा। तो इस फंड का नाम था अल्टेरा फंड। तो यहाँ से हमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गए हैं जो कॉप 28 में हुए हैं। फिर भारत कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? तो 2070 यानी 2070 तक। वर्ष 2030 तक भारत कितनी गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता बढ़ाना चाहता है? 500 गीगावाट। भारत का लक्ष्य 2030 तक कार्बन अर्थव्यवस्था की तीव्रता को 2005 के स्तर से कितना कम करना है? तो 45% कम करना है 2005 के स्तर से 2030 तक। फिर भारत का लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से कितनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है? ये है 50%। कॉप 28 में ही एक नया कदम उठाया गया है जिसका मकसद अलग अलग क्षेत्रों को पर्यावरण के प्रति कुछ अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित करना है। तो ये इनिशिएटिव क्या है? इसको बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये भी कॉप 28 में शुरू किया गया है। तो हालांकि अभी यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, वहाँ पे यूएनएफसीसी से पूछते भी जरूर हैं, तो हो सकता है कॉप 28 से चारों टर्म पूछ लिए जाएं और कूट में दे दें। फिर है इसरो की नज़र ब्लैक होल पर। तो 1 जनवरी 2024 को इसरो ने 10 अन्य उपग्रहों के साथ PSLV C58 के माध्यम से किस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? तो देश का पहला, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि देश का पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ये PSLV C58 के माध्यम से भेजा गया है 1 जनवरी 2024 को, और इसके साथ 10 अन्य उपग्रह भी भेजे गए हैं। एक्सपोसैट अभियान विशेष रूप से किसकी जानकारी जुटाने के लिए तैयार किया गया है? तो ये एक्सरे स्रोत यानी एक्सरे जो सोर्स हैं उनकी जानकारी के लिए भेजा गया है। एक्सपोसैट मिशन के माध्यम से अमेरिका के बाद एक्स रे स्रोतों की जानकारी जुटाने हेतु सैटेलाइट भेजने वाला दूसरा देश कौन है? भारत। पहला है अमेरिका, दूसरा भारत। और फिर आगे देख लेते हैं एक्सपोसैट सेट में कौन ऐसे 2 उपकरण हैं जो एक्सरे स्रोतों को पकड़ सकते हैं? तो इसमें नाम दिया है पोलेरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे यानी पॉलिक्स। दूसरा है UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा बनाया गया एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग यानी एक्सपेक्ट। यानी पहला है पॉलिक्स, दूसरा है एक्सपेक्ट। तो पूछ सकते हैं कि मान लीजिए आदित्य L1 मिशन दे दिया, उसमें जो पापा करके था, है ना, तो वो सारी चीज़ें दे दी कि किसमें ये किससे संबंधित हैं, तो इसमें पॉलिक्स और एक्सपेक्ट भी दे देंगे, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आदित्य L1 से संबंधित पूछेंगे, तो इसे याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं कि एक्सरे उत्सर्जित करने वाले क्वासर या न्यूट्रॉन तारे कैसे क्षेत्र में होते हैं? ये अत्यधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र हैं। फिर आगे देख लेते हैं हब्बल और जेम्स वेब टेलीस्कोप में मुख्य अंतर क्या है? तो हब्बल जो है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों के माध्यम से सिर्फ दृश्यमान प्रकाश देख सकता है, जबकि जेम्स जो है वो धूल से बनी कास्मिक बादलों के पार भी देख सकता है। ये इनका एक मूलभूत अंतर है। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य-1 कहाँ तैनात किया गया है? ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आइंस्टाइन ने दिया था। फिर ब्लैक होल से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकलता, इसलिए उनका पता लगाना आसान नहीं है। खगोल विज्ञान इसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? ये तकनीक है बाइनरी तकनीक। और बाइनरी तकनीक क्या है? यह वह तकनीक है जिससे यह देखने की कोशिश की जाती है कि कोई ग्रह या तारा किसी ऐसे पिंड के चक्कर तो नहीं लगा रहा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बाइनरी तकनीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर आत्मनिर्भरता की ओर तेजस का तेज। 1 सीट वाले और 1 जेट इंजन वाले हल्के विमान तेजस को किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसे तैयार किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा। 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम क्या है? धनुष। तो धनुष क्या है? तो धनुष क्या है? धनुष है आर्टिलरी गन सिस्टम। फिर आकाश क्या है? आकाश है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है। फिर भारत के मेन बैटल टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। ये टैंक है, मेन बैटल टैंक। रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में योगदान के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स पहल, ये सरकार द्वारा शुरू की गई है। आगे देख लेते हैं सिपरी द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर हथियार उत्पादन क्षमताओं में भारत 12 हिंद प्रशांत देशों में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। यानी जो 12 इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं उसमें भारत चौथे नंबर पर है। फिर मेट्रो के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी रेलवे सुरंग वर्ष 1793 में बनी थी। यह कहाँ अवस्थित है? यह है फ्रिचली सुरंग। और कहाँ है ये? इंग्लैंड में। ये विश्व की सबसे पुरानी रेलवे सुरंग है। विश्व की सबसे पहली जल के अंदर बनी रेलवे सुरंग कौन सी थी? यह है थेम्स टनल और ये लंदन में है।
जल या समुद्र के अंदर बनी विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो यह है सिकान सुरंग और ये है जापान में। और सिकान सुरंग किसे जोड़ती है? तो ये होन्शु द्वीप तथा होकैंडो द्वीप को जोड़ती है सिकान सुरंग, और ये कहाँ है? जापान में। भारत की सबसे पहली रेल सुरंग कौन सी है? जो मुंबई में ठाणे स्टेशन के पास मौजूद है, यह है पारसिक रेल सुरंग। और भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह है पीर पंजाल रेल सुरंग, 11.215 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर। तो यह है सबसे लंबी रेल सुरंग भारतीय रेल की, पीर पंजाल रेल सुरंग। फिर देखते हैं कि भारत की सबसे गहरी रेल सुरंग कौन सी है, जो 45 मीटर की गहराई पर बनी है। तो यह है राजीव चौक स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो ये भारत की सबसे गहरी रेल सुरंग है। इसके आगे देख लेते हैं कि किस नदी के नीचे भारत में पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है। तो ये चली है हुगली नदी पर, पहली बार अंडर वाटर ट्रेन चली है हुगली नदी पर। मोटे अनाज में देख लेते हैं, तो भारत का विश्व में मोटे अनाजों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत विश्व एवं एशिया के कुल श्री अन्नों के उत्पादन में कितना योगदान देता है? तो विश्व में भारत का स्थान है 20% और एशिया में श्री अन्न के उत्पादन में 80% का योगदान है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सूत्रीय सतत विकास यानी एसडीजी लक्ष्यों की घोषणा कब की थी? तो 2015 में, जब एमडीजी हटके एसडीजी आए थे। फिर मोटे अनाज डायबिटीज प्रतिरोधी होते हैं, इसका क्या कारण है? इसमें होता है कम ग्लाइसेमिक सूचकांक, इस वजह से ये डायबिटीज प्रतिरोधी होते हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु मोटे अनाजों एवं प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान एवं जागरूकता के लिए भारत की कौन सी पहल है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये है महर्षि पहल। ये किस लिए शुरू की गई है? खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु मोटे अनाजों एवं प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान एवं अवेयरनेस के लिए। इसका फुल फॉर्म है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो महर्षि करके योजना है, इसे याद रखिएगा। फिर है भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। मोटे अनाज छोटे दाने वाले किस कुल के खाद्यान्न हैं? तो ये है पोएसी कुल के। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इन्हें इस बार भारत रत्न भी दिया गया है। फिर फसलों के औषधि एवं पोषणीय गुणों को किसकी सहायता से सिद्ध किया जाता है? ओमिक्स की सहायता से सिद्ध किया जाता है फसलों के औषधि एवं पोषणीय गुणों को। आगे देख लेते हैं कि अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है लाइनम यूसी टेटेसिमम। अलसी किस कुल का एक वर्षीय पौधा है? तो ये लाइनेसी कुल का पौधा है। अलसी के तेल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ये याद रखिए, तेल में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? लिनोलेनिक अम्ल। और अलसी के तने से प्राप्त रेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं लिनेन फाइबर। तो इसमें पाया जाता है लिनोलेनिक अम्ल और इसका जो रेशा मिलता है इसको बोलते हैं लिनेन फाइबर। संपूर्ण विश्व का लगभग 80% अलसी उत्पादन कहाँ होता है? तो कनाडा में 80% उत्पादन होता है वर्ल्ड वाइड। फिर विश्व में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का अलसी उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अलसी उत्पादन में पहले नंबर पर है और उत्पादन की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। तो ये याद रखिए, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है और उत्पादन की दृष्टि से भारत चौथे नंबर पर है। और क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अलसी कृषि में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो राज्य है एमपी। फिर आगे देख लेते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड का पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है अलसी। रोग पैदा करने वाले सूजन को कौन कम करता है? तो इसको कम करता है फाइटोएस्ट्रोजन। फिर न्यूट्री जीनोमिक्स में क्या है, इसे देख लेते हैं। मानव जीनोम, अब न्यूट्री जीनोमिक्स कहते किसको है? तो मानव जीनोम, मानव पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे न्यूट्री जीनोमिक्स कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी रोग। अब है प्रेडर विली सिंड्रोम, एक बीमारी है जिसका सबसे विशिष्ट कारक क्या है? अतृप्त भूख, मतलब आप खाना खाते हुए आपका पेट नहीं भर रहा है। फिर उच्च रक्तचाप के लिए कौन सा आहार एक उत्तरदायी कारक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आहार एक उत्तरदायी कारक है? तो ये है सोडियम क्लोराइड। फिर बायोसेंसर देख लेते हैं, तो बायोसेंसर में प्रयुक्त ट्रांसड्यूसर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। और बायोसेंसर जैव रासायनिक सूचना को किस में परिवर्तित करते हैं? ये विद्युत सूचना में परिवर्तित करते हैं। उत्प्रेरक बायोसेंसर किस प्रकार के जैव घटक का प्रयोग करता है? तो किस प्रकार के जैव घटक हैं? एंजाइम और सूक्ष्मजीव। तो कुल मिला के फिलहाल इसमें इतना ही था। आगे इसमें 26 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक के जो घटनाक्रम जो हमने इस पूरे मैगजीन में पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 5 कहाँ आयोजित किया गया? ये काठमांडू में आयोजित किया, जो काफ़ी देशों की जो नौसेनाएं थी कर रही थी। फिर 19 फरवरी 2024 को भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? यह है अरुणाचल प्रदेश। फिर
आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 16 से 19 फरवरी 2025 को 16 से 19 फरवरी 2024 तक कहाँ आयोजित की गई? तो ये भारत में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा ये शुरू की गई है। फिर 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सोमिन साई उत्सव का समापन कर दिया गया है। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? तो यह जापान से संबंधित है। हाल ही में एक बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के धुले में। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है वाशिंगटन DC में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की मतलब शुरुआत की है। फिर नाडा द्वारा 9 फरवरी 2024 को रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन। अब ये याद रखिएगा, चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में और इसे नाडा ने आयोजित किया है। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई जो मूर्ति कला है, ये किस 8वीं शताब्दी की है और इसकी खोज कहाँ हुई है? तो ये तमिलनाडु में खोजी गई है कोटरवाई मूर्ति कला। फिर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BPCL के साथ कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने समझौता किया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि को हरा भरा और बहाल करना यानी ग्रो पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है ग्रो पहल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित नवा गोवटेक प्राइज किस देश को प्रदान किया गया है? तो भारत को मिला था। फिर महामारी रोग अधिनियम 1897 की एक व्यापक समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किस आयोग ने भारत सरकार को सौंपी है? अब रिपोर्ट देख के हमेशा नीति आयोग नहीं लगाना, ये विधि आयोग ने इस पर रिपोर्ट सौंपी है। आगे देख लेते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जननांकीय संरचना को कायम रखने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजाइम FMR खत्म करने का निर्णय लिया गया है? तो म्यांमार के साथ FMR खत्म करने का निर्णय लिया गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो संस्था है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहांस। तो जो हमने पढ़ रखा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर हाल ही में किन दो देशों में UPI भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में। देश में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन है बन गया है? वो है अब असम। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति को मंजूरी दी है? ईरान ने। फिर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी टेरी के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में, सालार जंग वाला। ठीक है, हैदराबाद में ये रखी गई है। देश का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। फिर उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा 879 यानी 879 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश से संबंधित है? ये रूस से संबंधित है और सबसे ज़्यादा 879 दिन वहाँ पे रुके हैं। उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। तो ये रूस के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आगे देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। IAF ने फ्रांसीसी वायुसेना और UAE वायुसेना के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है डेजर्ट नाइट। फिर किस आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम पर कानून की समीक्षा शीर्षक से अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है? तो किसने सौंपी है? विधि आयोग ने सौंपी है। डिजिटल डिटॉक्स पहल अभी हमने पढ़ा था, इसको शुरू किया है कर्नाटक ने। फिर UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये बना है फ्रांस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय देश में फ्रांस पहला देश है जिसने UPI स्वीकार किया है। आगे देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के उच्च सदन के लिए किसे मनोनीत किया है? सतनाम सिंह संधू। हाल ही में ट्राई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है अनिल कुमार लाहोटी को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, इसका जो चेयरमैन बनाया गया है वो अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया है। फिर भारत की पहली हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या UT में हैं? तो सबसे अधिक हिम तेंदुआ कहाँ हैं? लद्दाख में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.7% कर दिया है IMF ने। हाल ही में किन 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा की है? इसको हमने पहले वीडियो में कवर किया था। तो वो 3 देश हैं, बुर्किना फासो, माली और नाइजर।
हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया है? तो यह है सूरत हवाई अड्डा। किस संस्था ने वन व्हीकल वन फास्टैग पहल को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई ने पहल लॉन्च की है वन व्हीकल वन फास्टैग। किस राज्य ने यातायात व्यवस्था में सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल नामक एक नई पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है पंजाब ने। तो फरवरी में फिलहाल इतना ही था। आगे हमसे जुड़े रहिए और हम अगले कुछ ही दिनों में मार्च अप्रैल इन सब की करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं।